बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। एक्सप्रेशंस, हिंदी की भावनाओं को इंग्लिश में नेचुरली कैसे एक्सप्रेस करना है। दीज आर नॉट ओनली सेंटेंसेस, दीज आर सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स हैं 300 350 करीबन सिचुएशंस और स्ट्रक्चर्स होते हैं। वो आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए पूरी इंग्लिश आपको आ गई, जिसका ग्रामर से कुछ हद तक लेना देना नहीं होता है। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप इन सेंटेंसेस को बोल के देखिए कि आप इन सेंटेंसेस को नेचुरली इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। ओके, ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं करना है, शब्दों का शब्दों से मिलान नहीं करना है, नेचुरली बोल के देखिएगा। पहला सेंटेंस है हमारे पास में, ये इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। 3 वेरिएशन है इसके, तीनों को साथ में डिस्कस कर लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। सो इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक। देखिए, एज के साथ एज का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। नॉर्मल दोनों चीजों का हम मैच बता रहे हैं। इट इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। आपको दो और सुनने को मिले होंगे कहीं ना कहीं। बेटर के साथ देन या मोर के साथ देन का इस्तेमाल कर लेते हैं। बेटर देन, मोर देन, जहां हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं। सो के साथ दैट का इस्तेमाल कर लेते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में। सो के साथ दैट जहां आउटकम आ रहा होता है। जैसे एक सेंटेंस में बोल के देखें कि एप्पल मोबाइल्स एंड्रॉइड मोबाइल से महंगे हैं। यहाँ पर हम कंपैरिजन करके बता रहे हैं प्राइस की। एप्पल मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल से महंगे हैं, तो एप्पल मोबाइल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन एंड्रॉइड। मोर के साथ देन इस्तेमाल करते हैं, इतना सा हमको समझ में आना चाहिए। एप्पल मोबाइल्स आर मोर एक्सपेंसिव देन एंड्रॉइड। जैसे कहें कि इंग्लिश से ज्यादा संस्कृत मुश्किल है। इंग्लिश इंग्लिश से ज्यादा संस्कृत मुश्किल है। कंपैरिजन बता रहे हैं तो सिंपल कह सकते हैं संस्कृत इज मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश, या फिर इंग्लिश इज इजियर देन संस्कृत। इंग्लिश इज इजियर देन संस्कृत। तो ई आर कुछ एक कंडीशन में लगा लेते हैं। जहां पर मोर लग रहा है वहां मोर लगाएंगे। जो वर्ड के साथ ई आर लग पा रहा है वहां पर हम ई आर साथ में जोड़ देंगे, तो मोर की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कह दें कि इंग्लिश इज मोर इजी देन संस्कृत, तो वो गलत हो जाएगा। राइट, तो ये चीजें सुन सुन के समझ में आती हैं हमको। उसको बेस्ट तरीका बस यही है, यू लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। जितना हो सके आप सुनिए, खुद से लॉजिक समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश बोली कैसे जाती है, ट्रांसलेशन नहीं करना है। राइट, जैसे सो के साथ दैट का इस्तेमाल करें। जैसे कहूं कि एप्पल मोबाइल इतने सस्ते नहीं कि हर कोई खरीद ले। एप्पल मोबाइल इतने सस्ते नहीं है कि हर कोई खरीद ले। जहां हम की वर्ड इस्तेमाल करते हैं, आउटकम की बात कर रहे हैं। सो एप्पल मोबाइल्स आर नॉट सो चीप दैट एवरीबडी कैन बाय इट। सो के साथ दैट, एप्पल मोबाइल्स आर नॉट सो चीप दैट एवरीबडी कैन बाय देम। राइट, हर कोई उनको खरीद ले, दे आर नॉट सो चीप। बच्चे से हमको कहना है कि आज इतनी ठंड नहीं है कि तुम छुट्टी कर लो। आज इतनी ठंड नहीं है कि तुम छुट्टी कर लो। अब यहां पर भी हम आउटकम की बात कर रहे हैं। इट इज नॉट सो कोल्ड, इट इज नॉट सो कोल्ड दैट यू नीड टू टेक ए डे ऑफ। इतनी ठंड नहीं है, इट इज नॉट सो कोल्ड। सो यूज कर लिया है, दैट यू नीड टू टेक ए डे ऑफ। राइट, इट इज नॉट सो कोल्ड दैट यू नीड टू टेक ए डे ऑफ। आपको छुट्टी करनी पड़े, इट इज नॉट सो कोल्ड। राइट, आप एक सेंटेंस बना करके देखिए कि इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुझे लगती थी। फास्ट बताएंगे आप, इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुझको लगती थी। हाउ वुड यू से दिस इन इंग्लिश? कमेंट सेक्शन में लिखें, पार्टिसिपेट करा करें और कोशिश करा करें सेंटेंस बनाने की, सिर्फ सुनते नहीं रहे। राइट, तो टेक ए पॉज एंड राइट योर आंसर। इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है जितनी मुझको लगती थी। राइट योर आंसर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। किस चीज की बात कर रहे हो? किसी ने कहा इट इज नॉट एज इजी एज यू थिंक। तो अब सामने वाला पूछ रहा है किस चीज की बात कर रहे हो? तो बिल्कुल सिंपल, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? किस चीज की बात कर रहे हो? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ना लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं बात कर रहा हूं अमीर बनने की। मैं बात कर रहा हूं अमीर बनने की। बिल्कुल सिंपल, आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग रिच, आई एम टॉकिंग अबाउट बिकमिंग रिच। दोनों वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट गेटिंग रिच। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम हमेशा पैसे की बात क्यों करते हो? तुम हमेशा पैसे की बात क्यों करते हो? तो बिल्कुल सिंपल, व्हाई डू यू ऑलवेज टॉक अबाउट मनी। ये एक लिटरल ट्रांसलेशन है। कई सारे तरीके से एक बात को कहा जा सकता है, सीखने पड़ते हैं हमको सुन सुन के। आप ऐसे भी कह सकते हैं, व्हाई आर यू ऑलवेज स्टक अराउंड द मनी। व्हाई आर यू ऑलवेज स्टक अराउंड मनी। इसका मतलब एक्सप्रेशन वही है कि हमेशा पैसे के आसपास क्यों घूमती रहती हैं आपकी बातें। व्हाई आर यू ऑलवेज स्टक अराउंड मनी। तीसरे तरीके से भी कह सकते हो, व्हाई डू यू ऑलवेज ब्रिंग अप द मनी व्हाइल टॉकिंग। वाई डू यू ऑलवेज ब्रिंग अप द मनी। ब्रिंग अप का मतलब लाना तो होता है। बातचीत के दौरान हम कहते थे ना, यार बार बार ये चीज क्यों घुसेड़ देते हो बीच में, यानी कि इसकी बातें क्यों ले आते हो? वाई डू यू ऑलवेज ब्रिंग अप द मनी। तो ये सारे वेरिएशंस बिल्कुल नेचुरली बोलने के लिए यू विल हैव टू लिसन टू द इंग्लिश फर्स्ट। पहले सुननी पड़ेगी, फिर सेंटेंसेस को मॉडिफाई कर पाएंगे। समस्या कहाँ आती है? पहले जैसे एक सेंटेंस है, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला।
होता क्या है कि हम इन सारे शब्दों को यूज करके एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं, बस यही नहीं करना है। सिचुएशन को समझिए, आप कहना क्या चाह रहे हैं। किसी बंदे को डिसएग्री कर रहे हैं ना कि मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, तो सिंपल आप कह सकते हैं आई वॉन्ट ट्रस्ट योर वर्ड्स नाउ, आई वॉन्ट ट्रस्ट योर वर्ड्स नाउ, आई वॉन्ट ट्रस्ट यू नाउ। सिंपल कह दीजिए आई वॉन्ट बिलीव यू नाउ, आई वॉन्ट ट्रस्ट यू नाउ, आई वॉन्ट ट्रस्ट योर वर्ड्स नाउ। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉन्ट बाय व्हाट यू सेइंग नाउ, आई वॉन्ट बाय व्हाट यू आर सेइंग नाउ। इसका मतलब ही वही है, आई वॉन्ट बाय का मतलब आई वॉन्ट अग्री, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने पूरे 12 साल बर्बाद कर दिए, मैंने पूरे 12 साल बर्बाद कर दिए। आई वेस्टेड लॉन्ग 12 years, पूरे 12 साल, लॉन्ग लगा के हमने एम्फेसाइज कर दिया भाई इतना समय हो गया। आई वेस्टेड लॉन्ग 12 years, कल पूरी रात मैं 5 घंटे तक पढ़ा। तो आई स्टडीड फॉर लॉन्ग 5 hours लास्ट नाइट। लॉन्ग लगा के आपने थोड़ा सा मतलब एम्फेसाइज कर दिया, ड्यूरेशन लंबा था आपके लिए। आई स्टडीड फॉर लॉन्ग 5 hours लास्ट नाइट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। कल पत्नी ने मेरी आंखें खोल दी, आई वेस्टेड लॉन्ग 12 years, मैंने 12 साल बर्बाद कर दिया, कल पत्नी ने मेरी आंखें खोल दी। सो माई वाइफ ओपन अप माई आईज येस्टरडे, माई वाइफ ओपन अप माई आईज येस्टरडे। देखिए ये ट्रांसलेशन जैसा साउंड कर रहा है, माई वाइफ ओपन अप माई आईज, लेकिन नेचुरली इंग्लिश में भी इस चीज़ को ऐसे ही कहा जाता है कि माई वाइफ ओपन अप माई आईज येस्टरडे, थैंक्स फॉर ओपनिंग अप माई आईज, आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। ना लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। उसने बताया कि मैंने 12 साल में उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। She opened up my eyes yesterday, उसने मुझे बताया कि मैंने 12 साल में उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। So she told me, उसने कहा she told me I haven't done anything for her in past 12 years, I haven't done anything for her in past 12 years, यानी मैंने उसके लिए 12 साल में कुछ नहीं किया है। I haven't done anything for her in past 12 years, I wasted long 12 years, पूरे 12 साल मैंने बर्बाद कर दिए। वो बोली छुट्टियों के नाम पे मैंने उसे केवल रिश्तेदारियां घुमाई हैं। अब देखिए सारे शब्दों को ट्रांसलेशन करके देखिए, सारे शब्द रिश्तेदारियां हैं और घुमाई हैं। मजा ही नहीं आएगा। सिचुएशन समझ के बोलिए, कितना इजी आप बोल पाएंगे खुद से। अगर आप सोचेंगे तो बोल पाएंगे। तो आप अपना सेंटेंस लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, आपने क्या बनाया था देखने से पहले लिखिए। ओके, वो बोली छुट्टियों के नाम पे मैंने उसे केवल रिश्तेदारियां घुमाई हैं। शी टोल्ड मी आई ओनली टुक हर, शी टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, आई ओनली टुक हर टू विजिट रिलेटिव्स, मैं केवल रिलेटिव्स के यहाँ विजिट कराने ले गया। आई ओनली टुक हर टू विजिट रिलेटिव्स इन द नेम ऑफ वेकेशन। She told me I only took her to visit relatives in the name of vacation. आगे पीछे कर सकते हैं स्ट्रक्चर आप। She told me in the name of vacation I only took her to visit relatives. राइट। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, हमको पता ही करना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि इस बात को कैसे कहा जाएगा। राइट। What she told me? She told me I only took her to visit relatives in the name of vacation. Right. Look at the next sentence. अब उससे कोई पूछे रिश्तेदारी में जाने में पैसे नहीं लगते क्या? अब उससे कोई पूछे कि रिश्तेदारी में जाने में पैसे नहीं लगते हैं क्या? सो नाउ समवन शुड आस्क हर, समवन शुड आस्क हर, डजंट इट कॉस्ट मनी टू विजिट रिलेटिव्स? डजंट इट क्वेश्चन है, समवन शुड आस्क हर ये अलग है। कोई पूछे उससे डजंट इट कॉस्ट मनी टू विजिट रिलेटिव्स, यानी कि रिलेटिव्स को विजिट करने में, वहां जाने में डजंट इट कॉस्ट टू विजिट रिलेटिव्स? समवन शुड आस्क हर। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुमसे 10 कदम पैदल चलाने जाता और तुम इरादे करती हो पहाड़ पे जाने के। तुमसे 10 कदम पैदल चला नहीं जाता है और तुम इरादे करती हो पहाड़ पे जाने के। बिल्कुल सिंपल शब्दों में आप कहिए, वैसे मैरिड है तो मत कहिए। ओके, यू कांट इवन वॉक 10 steps योरसेल्फ, आप खुद नहीं चल पाती हैं। यू कांट इवन वॉक 10 steps ऑन योर ओन योरसेल्फ। आप और ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं तुमसे खुद से। राइट, यू कांट इवन वॉक 10 steps, 10 कदम तुमसे चला नहीं जाता है। एंड यू वांट टू क्लाइंब माउंटेन्स, यू वांट टू क्लाइंब माउंटेन्स। अगर इसमें जो एक्सप्रेशन है छुपा हुआ कि तुम छुट्टियों पे जाने की बात करती हो कि पहाड़ों में जाएंगे, तो अगर इसी बात को पूरी को कहना है आप कह सकते हैं यू कांट इवन वॉक 10 steps ऑन योर ओन एंड यू वांट टू गो फॉर वेकेशन इन द माउंटेन्स। You can't even walk 10 steps on your own and you want to go for vacation in the mountains. तुम पहाड़ों पे जाने की बात करती हो for vacation. You can't even walk 10 steps on your own. खुद से 10 कदम तुमसे चला जाता नहीं है। Now look at the next sentence. मेहनत तुमसे खुद नहीं होती, दोष देती हो तुम मुझे। मेहनत तुमसे खुद नहीं होती और दोष देती हो तुम मुझको। यू कांट डू फिजिकल लेबर योरसेल्फ। देखिए मेहनत हार्ड वर्क का हर जगह यूज नहीं होता, ये फिजिकल लेबर है जो घर में छोटा मोटा काम होता है ना, कुर्सी उठाना, बेड उठाना, सोफा खिसकाना, दैट इज फिजिकल लेबर। तो यू कांट डू फिजिकल लेबर योरसेल्फ एंड यू ब्लेम इट ऑन मी। मुझ पे तुम दोष दे देती हो। यू कांट डू फिजिकल लेबर योरसेल्फ एंड यू ब्लेम इट ऑन मी। मेरे ऊपर तुम दोष लगा देती हो। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस।
सुन लो, मैं तुम्हारे चक्कर में 4 महीने से कहीं घूमने नहीं गया हूँ। मैं तुम्हारे चक्कर में, बल्कि 5 हो गए, 5 महीने से कहीं घूमने नहीं गया हूँ। अब चक्कर में कोई ट्रांसलेशन नहीं करना है, सिचुएशन समझिए, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ना। या लिसन अप, देखिए नॉर्मल आप कह देंगे लिसन तो मतलब सुन लो, लिसन अप कह दिया तो और ज्यादा एम्फेसाइज कर दिया है कि लुक एट मी, लिसन अप, सुनो मेरी बात। आई हैवंट गॉन फॉर ए ट्रिप इन पास्ट 4 months। आई हैवंट गॉन फॉर ए ट्रिप इन लास्ट 4 months, इन पास्ट 4 months दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैवंट गॉन फॉर ए ट्रिप इन लास्ट 4 months जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से नहीं गया हूँ। लिसन अप, आई हैवंट गॉन फॉर ए हैंग आउट इन पास्ट 4 months जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आई हैवंट गॉन फॉर ए हैंग आउट, हैंग आउट का मतलब भी है घूमने फिरने छोटी मोटी ट्रिप पर, या फिर आई हैव गॉन फॉर ए ट्रिप इन पास्ट 4 months जस्ट बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारी वजह से। आई एम कॉट अप विद यू, तुम्हारे साथ ही फंसा हूँ। आई एम कॉट अप विद यू। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, कल मुझे घूमने जाने दो, गरीब की दुआ लगेगी। जाने दो, कल मुझे घूमने जाने दो, गरीब की दुआ लगेगी। अब देखिए गरीब की दुआ लगेगी, ट्रांसलेशन नहीं, आपको रिलेटेड वर्ड्स पता होने चाहिए, रिलेटेड फ्रेसेस और सेंटेंसेस सुने होने चाहिए, तभी कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल पाएंगे। कल मुझे घूमने जाने दो, गरीब की दुआ लगेगी। लेट मी गो फॉर ए हैंग आउट टुमारो, लेट मी गो फॉर ए ट्रिप टुमारो, राइट। लेट मी गो फॉर ए हैंग आउट टुमारो, हैंग आउट का मतलब ये छोटा मोटा आप बाहर घूमने के लिए चले गए, दोस्तों के साथ मजे कर लिए, तो वो हैंग आउट होता है। सो लेट मी गो फॉर ए हैंग आउट टुमारो, गॉड विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, गॉड विल आंसर योर प्रेयर्स, गॉड विल लिसन टू यू। तो तरीके से कह सकते हैं। सो लेट मी गो फॉर ए हैंग आउट टुमारो, गॉड विल ब्लेस यू। तो आपको गॉड को इन्वॉल्व करके थोड़े से उसको एक सांत्वना ही तो देनी है कि तुम ऐसा कर दो, गॉड विल हेल्प यू। तो सिंपल तरीके से सिचुएशन बताएंगे तो बहुत ईजी है, लेकिन अगर ये कहें कि गरीब की दुआ लगेगी, इसका लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो मजा नहीं आएगा। सो लेट मी गो फॉर ए हैंग आउट टुमारो, गॉड विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स, सिंपल। तो इस सेशन को कम से कम आप 2 बार देखिए। देखिए ये यूजलेस सेंटेंसेस नहीं है, इन्हीं के बेसिस पे सेंटेंसेस बनते हैं। तो कुछ एक सेंटेंसेस को चूज करके उनको मॉडिफाई करके बोलने की कोशिश करा करें जो आप अपनी लाइफ में यूज कर पाए, राइट। और कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे, देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उनको करेक्ट कर ही देते हैं, जो हमें करेक्ट करने लायक लगते हैं। बहुत ज़्यादा गलती होती है तो उनको करेक्ट करते हैं, छोटी मोटी गलती होती है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। कॉन्वर्सेशन में अभी भी आप अगर बोलेंगे तो वो इग्नोर करने लायक होती हैं, राइट। सो इसके बारे में प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा कि इनसे कुछ हेल्प मिलती है या नहीं मिलती है आपको। प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।